चलिए शुरू से शुरू करते हैं। शुरुआत होंडा की और हाइब्रिड सिस्टम्स की बहुत पहले से शुरू होती है। ऑफ कोर्स अभी बज़ क्रिएट हुआ है क्योंकि होंडा सिटी में हम हाइब्रिड देख रहे हैं, बट इससे पहले हम कई हाइब्रिड कार्स इवन इंडिया में देख चुके हैं। इनकी शुरुआत हुई थी 1999 से, जब इन्होंने पहला अपना माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम IMA इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद में कई वर्जन्स आए, कई अपडेट्स आए, बहुत सी कारों में इन्होंने इस्तेमाल किया। 2012 में पहली बार इन्होंने IDCD इंट्रोड्यूस किया, जो कि थोड़ा अनयूजुअल था क्योंकि होंडा जिसकी रिलायबिलिटी की हम बात करते हैं और DCD जिसकी अनरिलायबिलिटी की बात करते हैं, उन दोनों का मिश्रण हुआ। अब पता नहीं वो कैसा चला नहीं चला, बट 2016 में उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसके बाद में फिर ज़माना आया प्रॉपर हाइब्रिड्स का। वैसे IDCD भी प्रॉपर हाइब्रिड्स थे, बट उनमें एक प्रॉपर ट्रांसमिशन था। अब ज़माना आ गया है बिना ट्रांसमिशन वाली कारों का, और होंडा अकॉर्ड के साथ में हम वो चीज़ देख चुके हैं, इनकी और ग्लोबल कारों के साथ में देख चुके हैं, जिससे कि ये अब eHEV बुलाने लगे हैं। पहले कुछ और नॉमेनक्लेचर था, बट ओवरऑल अब इसे eHEV बुलाने लगे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों है। मार्केटिंग टर्म भी आप इसे बोल सकते हो। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि होंडा सिटी का eHEV वर्जन आया है, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर लगता है होंडा अकॉर्ड के हाइब्रिड सिस्टम से। अगर हाइब्रिड सिस्टम के बारे में जानना है तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है ICN एक्सप्लेन्स का, उसे देख सकते हैं। बट इस वीडियो में बात करूंगा कि इसमें क्या खास है और ये कितना अलग है बाकी हाइब्रिड सिस्टम से जो कि भारत में अभी अवेलेबल है। नमस्कार खमागड़ी देवी सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग ASN स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट होंडा सिटी eHEV हाइब्रिड। ऑलराइट, तो वैसे मैंने होंडा सिटी हाइब्रिड का जो पूरा सिस्टम है उस पर एक वीडियो बनाया है। ICN एक्सप्लेन्स पर जाकर बारीकी से समझना है तो समझ सकते हो, बट मैं ब्रीफली उन लोगों के लिए बता देता हूँ जो कि पहली बार इस चैनल पे आए हैं। ऐसे कुछ लोग आते हैं हमारे यहाँ पे, बट उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि भैया ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड का मतलब ये है कि आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो। यहाँ पे एक पेट्रोल इंजन है और आपके पास में एक बैटरी से चलने वाली मोटर्स हैं, तो ये दोनों मिलकर गाड़ी को चलाती है। तो यहाँ पे दो मोटर्स यूज़ की गई हैं। एक मोटर का काम है स्टार्टर जनरेटर वाला या जनरेटर वाला। जब सिस्टम को लगता है कि पेट्रोल और मोटर जो ट्रैक्शन मोटर है वही एक्चुअली घुमाने का काम करती है पहिए को, उसकी ज़रूरत है, तो दोनों मिलकर आपको पावर दे देते हैं। जब सिस्टम को लगता है कि सिर्फ EV पे चलना है तो वो दे देते हैं। जब सिस्टम को लगता है सिर्फ इंजन ओनली पावर पे चलना है तो वो दे देते हैं। तो फाइनली गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं, आपको बाय द वे बता दूं, जिससे कि और थोड़ा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस हमें मिले। और टेक्नोलॉजी के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें ICN एक्सप्लेन में मैंने डिटेल में बताया कि भैया ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। इनका जो eHEV है विदाउट गियरबॉक्स कैसे काम कर रहा है, अगर वो एकदम बारीकी से समझना है तो वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर भी मैंने ब्रीफली आपको समझा दिया था इसी वीडियो के दौरान, तो रिफ्रेश हो गई होगी आपकी मेमोरी, जो या फिर जो नए लोग हैं उनके लिए मैंने रिफ्रेश कर दिया था। बट असली बात यह है कि सारी चीज़ें ठीक है भैया। हाँ, 2 आपको मोटर्स दे दी है, आपको एक बैटरी दे दी है और आपके लिए फिर एक पावर कंट्रोल यूनिट दे दी है। सब बातें सही हैं। बात ये बताओ कि चलती कैसे है और क्या ये जो अलग अलग मोड्स ये ऑफर कर रही है, क्या उनमें आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है, कब फ़र्क नज़र आता है, किस टाइम पे कौन सा मोड ऑन होता है, उन सब की बात इस वाले में कर लेंगे। इसमें एडास फीचर्स भी दिए गए हैं जो कि हम लास्ट में बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ में हमने एडास फीचर्स की बात कर ली है। तो अभी चलाना शुरू करते हैं। D मोड में लेते हैं गाड़ी को। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट होती है गाड़ी और एक्चुअली कुछ फील ही नहीं होता कि गाड़ी स्टार्ट हुई है। एकदम मतलब ऑलमोस्ट साइलेंस। अगर किसी ने कभी कैमरी हाइब्रिड चलाई हो या अकॉर्ड हाइब्रिड चलाई हो, ऑलमोस्ट वैसा साइलेंस है। इट इज़ जस्ट कि यहाँ पे ऑफकोर्स मटेरियल उनसे थोड़ा सा कम क्वालिटी वाला होता है। अकॉर्ड को आप सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते हो, इनफैक्ट सिविक से भी नहीं कर सकते हो कंपेयर, तो वो क्वालिटी थोड़ी कम है। बट इंसुलेशन अगर बेटर हो जाएगा तो ऑलमोस्ट वैसा ही एक्सपीरियंस आपको नजर आएगा। अभी देखिए, आपको नजर आ रहा होगा EV मोड में चल रही है। अब EV मोड टेक्निकली इन्होंने बोला कि 40 kmph तक काम करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी स्पीड पर आप कभी कभी देखोगे EV ब्लिंक करने लग जाता है। बट अभी मैं आपको जब बात कर रहा हूँ, अभी सिस्टम को लग रहा है मेरी चढ़ाई हो रही है, तो बीच बीच में कई बार ये इंजन ओनली मोड पे भी आ जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक चीज अंडरस्टैंड कीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम 70 to 80% टाइम आप हाइब्रिड ओनली मोड पे चलेंगे। अगर आप शहर में बहुत ज्यादा जाते हो तो उस टाइम पे फिर EV हाइब्रिड वो रेशियो हो जाएगा। बट मान लीजिए आप हाईवे पे गए हो या कंपैरेटिवली आपके शहर में उतनी ज्यादा कंजेशन नहीं है, सॉरी
आपके शहर में ज़्यादा कंजेशन नहीं है तो फिर आप मोस्टली या तो हाइब्रिड में ही चलेंगे। अभी देख रहे हो ये साइन आ जाता है, एक ये गियर का साइन है। ये गियर का साइन क्या इंडिकेट करता है कि आप इस वक्त इंजन ओनली मोड पे हो, ठीक है, और इस टाइम पर बैटरी भी चार्ज हो रही है और आपका इंजन जो है वो अपने पहियों को भी चला रहा है। अब आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों है? इंजन का इंट्रूजन जो हो रहा है वो अगर अवॉइड कर दे तो और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी निकल जाती। बट पॉइंट वो है कि इसको ईवी ओनली नहीं बनाना है, और ये सिस्टम इतना स्मार्ट भी है जब ये समझता है कि आप कुछ सर्टेन स्पीड कर रहे हो, तब कंसिस्टेंट स्पीड आप एक मेंटेन कर रहे हो, तो इस सिस्टम को समझ में आता है कि इस टाइम पर एक्चुअली बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी निकालना इंजन ओनली मोड पे रहोगे तो बेटर होगा, हाइब्रिड से भी बेटर होगा जब इसको लगता है, क्योंकि इस टाइम पर एक फिक्स्ड गियर रेशियो पे ये काम करता है, ठीक है। अब फिक्स गियर रेशियो मैंने आपको बताया अपने एक्सपीरियंस के वीडियो में भी कि इसमें ट्रांसमिशन नाम की कोई चीज नहीं है। तो एक्चुअली ट्रांसमिशन नाम की कोई चीज नहीं है, बस एक फिक्स गियर रेशियो है। अंडरस्टैंड इट लाइक एन ओवर ड्राइव गियर, मतलब जब हम लोग 5th 6th गियर में होते हैं यूजुअली एक सर्टेन आरपीएम हम मेंटेन करते हैं, और उस सर्टेन आरपीएम के बाद में, मतलब वो सर्टेन आरपीएम, जैसे मान लीजिए आप 6th गियर हो, लगभग 2200 आरपीएम के आसपास कर रहे हो, तो एक फिक्स्ड रेशियो होता है, उस पर चलती है, उस टाइम पे इंजन पे स्ट्रेन होता ही नहीं है। वैसा ही ये मिमिक करने की कोशिश करता है, एक फिक्स्ड गियर रेशियो। तो आप एक कस्टम गियर बॉक्स आप इसे बोल सकते हो, या गियर रेशियो एक इन्होंने किया है। तो ये हो गई बात इंजन ओनली मोड की। बट लेट मी टेल यू, जो ट्रांजिशन है ना हर मोड का, आपको लगेगा यार कौन से मोड में हूं मैं, मेरे को ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी है, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। या फिर आपको मान लीजिए कि चाहिए कि परफॉर्मेंस चाहिए, तो क्या मुझे टेंशन करना चाहिए कि अभी मैं ज्यादा फ्लोर करूंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा। बेसिकली आपको कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। पॉइंट ये है, सिस्टम ये सब चीजें खुद ब खुद कर रहा है। अब मान लीजिए हम थे कि मैं डिवेट हो गया थोड़ा सा, कि मेरा मन है इसको फ्लोर करने का। इस टाइम पे इंजन ना थोड़ा हार्श हो रहा है। यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि इंजन भी काम कर रहा है, इसकी जो ट्रैक्शन मोटर है वो भी काम कर रही है। सो प्रोबेबली द होल सिस्टम इज नाउ मेकिंग अ लॉट ऑफ साउंड एक सर्टेन आरपीएम पे, ऑल्दो हमें पता नहीं कितने आरपीएम पे, पर जैसे आप फ्लोर करने की कोशिश करते हो तो इस वक्त काफी नॉइजी हो रहा है फॉर श्योर। बट अगर आप सेडेटली चलाओगे तो अब मेरा वो ये बताया मैंने कि मेरा मन है इसको मैं फ्लोर करूं, अच्छे से चलाऊं, मज़ेदार आप उम्मीद करते हो, क्योंकि इतने बढ़िया डायनामिक्स हैं, इतनी बढ़िया स्टीयरिंग फीडबैक है इस गाड़ी की, और फिर क्या है आपकी राइड और हैंडलिंग बैलेंस इतना शानदार है कि आपका मन भी करता है कि यार ऐसे मत करो कि सारी फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी है। बट जिन लोगों को फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी है उनके लिए आप आराम से चला लो, फ्यूल एफिशिएंसी निकल जाएगी। जिन लोगों को प्रॉपर्ली फ्लोर करके चलाना है तो वो भी आपको यहाँ मिल जा रहा है। और वहां पर भी एक चीज बहुत स्मार्टली, एक चीज जो हो रही है सिस्टम कर रहा है कि जब आप फ्लोर कर रहे हो उस वक्त भी ये आपको बता रहा है, हेल्प कर रहा है कि थोड़ा माइलेज तो मुझे बचा लेने दो, थोड़ा फ्यूल तो मुझे बचा लेने दो। तो वो चीज ये कोशिश कर रहा है। तो फ्लोर भी करोगे तो भी बेटर फ्यूल एफिशिएंसी आपकी निकलेगी। ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी की बात करोगे तो एक मिनट, रोड डिपार्चर मिटिगेशन, एक्चुअली ये एडास के फीचर्स है, थोड़ी देर में करता हूँ बात इसकी। बट अब रेंज इन फ्यूल देखोगे 16.8 किलोमीटर दिखा रहा है जब लास्ट रिफिल हुई थी उससे ऑन एन एवरेज। और आप ये समझिए कि क्योंकि मीडिया ड्राइव्स में ही काम आ रही है तो सब तरीके से इस गाड़ी को चलाया गया है, मतलब मोस्टली खराब तरीके से भी चलाया गया है, अच्छे तरीके से भी चलाया गया है, हाई स्पीड भी की गई है, लो स्पीड भी की गई है। तो इसलिए उसके बाद भी इतना सब कुछ दिखा देना, मतलब इतनी फ्यूल एफिशिएंसी निकाल देना, मेरे हिसाब से काबिले तारीफ बात है। तो क्या मुझे मेरा ओवरऑल, जैसे कि मैंने कहा कि इतना सीमलेस सारी चीज़ें हो रही है, आपको ना तो भैया बैटरी को चार्ज करने की जरूरत है क्योंकि बैटरी की साइज इतनी सी है, मतलब 0.7 किलोवाट आवर की बैटरी है आपके पास में। अब इतनी सी बैटरी आप बोलोगे जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, बट किसी भी पॉइंट पे आपका बैटरी जो है वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए ऐसा बहुत कम चांस है। वो इसलिए क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हो तो मोस्टली हाइब्रिड में चल रही है, बैटरी की भी चार्जिंग हो रही है, तो किसी भी पॉइंट पे ऐसा होगा नहीं कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। अगर किसी की हो जाती है तो आई एम नॉट श्योर, बट मोस्टली इट शुड बी अ स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस। और एंग्जाइटी वैसे भी नहीं होगी, भैया पेट्रोल इंजन तो है ही है गाड़ी, तो दिक्कत वो वाली है नहीं। इन शॉर्ट बात यह है, फ्यूल एफिशिएंसी को फेवर किया गया है। अगर परफॉर्मेंस चाहिए उसके लिए आपको ट्रैक्शन मोटर दे दी गई है। ट्रैक्शन मोटर की अपनी पावर जो है वो लगभग 107
bhp है, 107 PS के आसपास है और 253 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क है। दैट मीन्स टॉर्क भरपूर आपके पास में है। और जो इंजन है उसकी जो पावर है वो लगभग 98 bhp है और जो टॉर्क है वो आई थिंक 140 इंजन का। हाँ, इंजन का टॉप फिगर बताया नहीं। इंजन का टॉप फिगर एक्चुअली हमें बताया ही नहीं है। तो जो मैक्सिमम मतलब जो कंबाइंड आपको पावर आउटपुट मिलेगी वो ऐसा नहीं होगा कि भैया 97 प्लस मैं ये मिला दूं तो मतलब धुआंधार हो जाएगी, फिर तो फ्यूल एफिशिएंसी निकालना मुश्किल ही हो जाएगा। एक कैलकुलेशन के हिसाब से इन्होंने बताया कि 126 bhp जो यूजेबल पावर है वो आपको मिलेगी और जो यूजेबल टॉर्क है वो 253 रहेगी। मतलब मोटर का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल हो गया जो ट्रैक्शन मोटर है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ऑनेस्टली मुझे लगा। आप बोलेगा आपने बड़ा ही ज़्यादा कर दिया, एक्चुअली सिस्टम हमारे लिए भी नया है जानने के हिसाब से। और गाड़ी में डायनामिकली वैसे भी जनरली कोई दिक्कत थी नहीं, बस मुझे एक उम्मीद ये थी कि थोड़े क्वालिटी लेवल्स वगैरह और बढ़ जाते हैं ना, मतलब हाइब्रिड में थोड़ा सा एक डिस्टिंक्ट लुक आ जाता या थोड़ी क्वालिटी बेटर हो जाती। मुझे पता है कॉस्ट भी बढ़ती उससे, पर वो डिस्टिंक्ट होना कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, अभी तक हमें ये नहीं पता है कि ये जो पूरा सिस्टम ताम झाम किया गया है कि 2 बैटरीज लगाई है, ऐसा पहली बार होंडा ने पहली बार नहीं किया। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, होंडा हाइब्रिड बहुत लंबे टाइम से करती आई है। बट क्या ये कॉम्प्लेक्स होगा या नहीं होगा, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कुछ बैटरी पे वारंटी दी है। 8 साल की बैटरी पे वारंटी उन्होंने दी है और 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर तक आपकी वो बैटरी चल सकती है। ओवरऑल गाड़ी पे आई थिंक 3 इयर्स की वारंटी है। तो वो सब चीज़ें इन्होंने इंश्योर करने की कोशिश की है। अब आप बोलेंगे कि भैया वो जो होंडा सेंसिंग या एडास के फीचर्स हैं उनकी तो बात कर लो, तो चलिए उनके बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। मतलब पहले तो हम लेन की प्रोसेस की बात करते हैं। लेन की प्रोसेस क्या करता है, आपको लेन्स में रखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्ली मार्क्ड लेन्स हैं, तो आप लेन से जैसे ही थोड़ा बाहर जाओगे ऐसा, तो ये सही कर देगा। मतलब इतना कंफ्यूजिंग है कि लेन डिपार्चर जो ये बोल रहे हैं जिसमें रोड मिटिगेशन है, वो भी बेसिकली सेम ही काम करता है कि आपको सही जगह रखने की कोशिश करता है। पर एक जो फर्क है इन दोनों में वो ये है, लेन की प्रोसेस में जहां लेन में रखने की कोशिश करेगा और जो रोड डिपार्चर मिटिगेशन है वो कोशिश करेगा अगर आप ऑफ भी चले गए रोड के या एकदम ही गलत चले गए हैं तो उस टाइम पर स्टीयरिंग इनपुट देगा आपको कि जहां पे मार्किंग ना हो रोड डिपार्चर वहां पर भी काम करेगा। सो दैट्स दैट। बाकी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आप सभी जानते ही हैं, एक सर्टेन स्पीड पर आपको रखना हो। आगे वाली गाड़ी की स्पीड पे डिपेंड करता है आपकी ब्रेकिंग, ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग होती है। मान लीजिए आगे वाली 100 पे चल रही है, आपने 100 पे क्रूज सेट कर दिया और 100 की स्पीड सेट करने के बाद में आगे वाले ने अचानक से मान लीजिए ब्रेक लगा दिया, एकदम से कोई गाड़ी आ गई, तो इसको ये ब्रेक ऑटोमेटिकली कर सकती है। तो वो एडास टाइप फीचर है। कौन सा लेवल है वी कांट टॉक अबाउट इट ऑनेस्टली बिकॉज हमें भी नहीं पता है, बट होंडा इसे होंडा सेंस बोलती है। और फाइनली होंडा में वो सेंस आया भी है कि अब फाइनली थोड़े नए तरीके के प्रोडक्ट्स इंडिया के लिए भी लाए जाएं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी मुझे ओवरऑल नजर आई। सो दैट्स दैट अबाउट द ओवरऑल एक्सपीरियंस। आई थिंक मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये गाड़ी मिल जाएगी, होंडा वाले अगर सुन रहे हैं तो मज़ा आ जाएगा। तो ओवरऑल फिर मैं एक एक्सटेंसिव टेस्ट करके आपको बता दूंगा कि भैया क्या कुछ है इसका हिसाब किताब। तो परफॉर्मेंस की बात तो हो गई, व्हाट अबाउट द स्टाइलिंग, क्योंकि देखने में तो ये नॉर्मल सिटी के जैसी ही नजर आती है। एक्चुअली हाँ, बट 5 छोटे मोटे चेंजेस आपको नजर आएंगे। नंबर 1, स्लाइटली रिवाइज्ड ग्रिल। नंबर 2, ब्लूइश लोगो जो कि ये अपने हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए यूज करते हैं। नंबर 3, फॉग लैम्प की सराउंडिंग्स। नंबर 4, रियर बम्पर के नीचे वाले हिस्से में फॉक्स कार्बन फाइबर फिनिश। और नंबर 5, एक नया स्पॉइलर। बाय द वे, ये थाईलैंड और कुछ एक मार्केट्स में सिटी का RS वर्जन बेचते हैं, तो ये सभी स्टाइलिंग चेंजेस वहीं से लिए गए हैं। ओके, तो इंटीरियर की बात कर लेते हैं कि इंटीरियर में क्या बदलाव आपको नजर आएगा। मान लीजिए अगर आप होंडा सिटी का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ले रहे हो और उसके बाद में ये आपके पास ऑप्शन आता है थोड़े से पैसे बढ़े हुए, तो आप अगर ये लोगे तो क्या इंटीरियर में फील में भी कोई फर्क है, क्वालिटी लेवल्स में फर्क है या डिजाइन में कोई फर्क है? एक्चुअली कोई फर्क नहीं है, क्वालिटी लेवल्स एक्जैक्टली सेम है। वही हार्ड प्लास्टिक्स आपको यहाँ पर नजर आते हैं, थोड़ा सा स्मूथ है, बट आप थोड़ी उम्मीद करने लेते हो भैया हाइब्रिड ले लिया हमने तो थोड़ी क्वालिटी लेवल्स हल्के फुल्के बेटर हो जाते तो मजा आ जाता, बट वो नहीं है। यहाँ पे ये एक चीज चेंज बोलूँ या नहीं बोलूँ, आई डोंट नो, एक मतलब नया ट्रिम बोल सकते हो आप इसे। यहाँ पे पहले शायद आइवरी कुछ आता था, अब इसे वुड फिनिश बोलने लगे हैं, बट होता ये प्लास्टिक का ही है। बाकी कोई और चेंज आपको डिजाइन वाइज मोटे मोटे तौर पे नजर नहीं आएगा। हालांकि स्पेस मैनेजमेंट कुछ थोड़ा बेटर किया है, जैसे कि यहाँ पे अब आपको फोन रखने की जगह दी गई है। अच्छे से फिट नहीं हो रहा, बट हाँ ऑफकोर्स आप रख सकते हो और यहाँ पे आप चार्जिंग के लिए लगा सकते हो, वो चीज़ है। उसके अलावा पहले आपको हैंड ब्रेक दिया गया था मैनुअल, वो हटा दिया है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दिया है, जिससे कि एक चीज इनको मिल गई है कि वो स्पेस इनको मिल गया है, तो वहां पर भी आप कुछ रख सकते हो। स्टीयरिंग व्हील में आपको कुछ डेडिकेटेड बटन्स दिए गए हैं, इसमें भी कई सारी
चेंजेस नज़र आएंगे, क्योंकि बहुत कुछ आ गया है कि भैया आपको यहाँ पे ऑफ कोर्स बैटरी कैसे काम कर रही है, इंजन कब काम कर रहा है, ऑल ऑफ दैट विल बी शोन हियर। तो वो एक चीज़ आपको दी गई है। साथ में ये जो सारे होंडा ई सेंस जिन्हें बुलाती है, और हम नॉर्मल भाषा में एडास अब इन्हें बुलाते हैं, मतलब जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल टर्म है, एडास के कुछ एक फीचर्स आपको दिए गए हैं, उसके बटन्स आपको दिए गए हैं। और बाय द वे सारी की सारी चीज़ें ना आपके कैमरा से चलती है, रडार बेस्ड ये सिस्टम नहीं है, ये कैमरा बेस्ड सिस्टम है। यहाँ पे मॉड्यूल लगाया गया है और वो सब चीज़ें सेंस करता है। एक और चीज़ जो आपको अलग नज़र आएगी ऑफकोर्स वो ये है कि जो आपका गियर सेलेक्टर है, ऑटोमेटिक ऑफकोर्स गियर सेलेक्टर है, एक डी दिया गया जो रेगुलर ड्राइव मोड है, और एक बी दिया गया है दैट इज इंजन ब्रेकिंग मोड। कहने का मतलब आप डाउन हिल अगर जा रहे हो तो डाउन हिल में अगर आप ब्रेकिंग बी मोड में हो तो उस वक्त ज़्यादा बेटर आपको वो जो ब्रेकिंग है, इंजन ब्रेकिंग है प्लस आपकी जो ब्रेकिंग है वो ज़्यादा बेटर आपको नज़र आएगी। मतलब डी एक्सेलरेशन जब आप करते हो, जब डाउन हिल आप जा रहे हो, तो उस टाइम पे इंजन ब्रेकिंग जो होती है वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेगी। डेडिकेटेड यहाँ पे बटन दिया गया है। ऑलराइट, तो अब हम अंत की तरफ आ गए वीडियो के, और एक जो चीज़ जिसकी बात नहीं की थी हमने वो है बूट स्पेस। फाइनली इसके बात करने का रीज़न एक और है कि जो बैटरी लगाई गई है वो इसके नीचे यहाँ पे फिक्स की गई है लोअर पार्ट में, इसीलिए बूट पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है। कितना कॉम्प्रोमाइज हुआ है? लगभग 200 लीटर्स का। जहाँ पे आपको नॉर्मल सिटी पेट्रोल 506 लीटर का बूट स्पेस देती है, ये आपको 306 लीटर्स का बूट स्पेस देती है। बट अगर आप देखोगे डेप्थ अभी भी काफ़ी है, काफ़ी कुछ सामान रखा जा सकता है। अगर इसको मैं ऐसे रखता हूं और एक बैग अगर छोटा होगा तो यहां पे रख सकते हो, और एक और बैग है, तो बेसिकली 4-5 सूटकेसेस जो हैं वो आप अभी भी कैरी कर सकते हो, विच इज़ प्रीटी नाइस। वो कहा जाता है ना होंडा के लिए कि स्पेस मैनेजमेंट मैक्सिमाइज कैसे करना है वो इनको ऑलरेडी आता है, और उसके नीचे भी थोड़ी बहुत जगह बच जाती है जहां पे आप कुछ रख सकते हो। तो वीडियो का अंत हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्राइसिंग हमें अभी तक नहीं पता है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर 17-18 लाख के आसपास ये प्राइस कर दें, 18 लाख के आसपास प्राइस कर दें, तो ये एक अच्छी प्राइस हो सकती है उन लोगों के लिए जो नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ईवी भी चाहते हैं बट वो रेंज एंग्जाइटी भी नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए एक सही मिश्रण ये होगा। ऑल्सो एक नई टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करने को मिलेगी। नहीं तो नहीं है, अकॉर्ड हाइब्रिड में आ गई थी, बट उसका एक अपडेटेड वर्जन है, तो वो आपको क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा कि सिटी में भी अब वो सब आ गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।